मेरा नाम संदीप है और मैं एक शराबी हूँ दोस्तों। आज भगवान की असीम कृपा है आपका साथ है इसमें बहुत शुक्रिया आशा है माँ बाप का आशीर्वाद है प्रोग्राम का सुंदर मार्गदर्शन है कि आपके बीच शराब से दूर हूँ। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, शराब ना पीने का चुनाव ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं है। मैं नहीं कर सकता था क्योंकि मैंने बहुत दिन कोशिश की। तो ये शक्ति एक दिन के हिसाब से मुझे मिलती है जब मैं आपके बीच में आता हूँ, प्रोग्राम का अनुसरण करता हूँ और ईश्वर की असीम कृपा और आपका स्नेह और अनुभव शक्ति आता है मुझे मिलती है। तो उसके हिसाब से मैं एक दिन के हिसाब से शराब न पीने का चुनाव कर सकता हूँ। ये बात मुझे बार बार याद रखनी पड़ती है क्योंकि पहला स्टेप मुझे बताता है जो कि मुझे समझने में काफी समय लग गया था कि आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों का, आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके बीच अपनी बात कर सकूं, अपने लाइफ स्टोरी के बारे में बता सकूं और जो मैंने अभी अर्ली सोसाइटी में जितना सीखा है या मेरे जो अनुभव रहे सीखने की बजाय मैं ये बोलूंगा कि जो मेरे अनुभव रहे वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। दोस्तों मेरा अपनी स्टोरी एक ही है लेकिन फिर भी मैं एक बार छोटा सा शॉर्ट में अपनी स्टोरी बताना चाहूंगा कि कैसे सर आप बिना शुरू किया क्या है। तो मैं संदीप था। मेरा बचपन अभाव में गुजरा और उसके बाद मैं पढ़ लिख के चार्टर्ड अकाउंटेंट बना। उसके बाद काफी पैसा कमाया और करीब 20 साल 2001 या दो से लेके मैंने करीब 2023 तक शराब जमकर पी गई। तो शुरू में वही सेम बात है, बड़ा मजा आता था शराब पी के। हवाओं में गुजरा हुआ एक बचपन था। बोलने में हिचक होती थी, लोगों से बात करने में हिचक होती थी, ठीक है, किसी के सामने जाने में हिचक होती थी, ठीक है। और ये सारी चीजों की वजह से जब शराब पीता था तो ऐसा एक अजीब सा एक ना एक एनर्जी लेवल लगता था, एक बात करने का कॉन्फिडेंस आ जाता था और ये सारी चीजें होती थी तो शराब बड़ी अच्छी लगती थी दोस्तों। तो मैं बड़े मजे के लिए पी, काफी आनंद भी लिया। लेकिन धीरे धीरे वो आनंद दोस्तों प्रॉब्लम में चेंज होता गया, शराब बढ़ती गई, डेली की शराब होती गई और फिर आखिर के 6-7 साल तो मैंने ऑलमोस्ट डेली शराब पी, सुबह से लेकर शाम तक पी। बहुत बार कोशिश की, बीच बीच में कई बार छोड़ी भी, लेकिन जैसा कि मुझे प्रोग्राम आता है ड्राइजन, तो वो वैसा ही रहता था, वापस से शराब शुरू हो जाती। आखिर के 2-3 साल में तो ये हालत थी कि मैं डेली रोता था, डेली सोचता था कि कैसे मैं शराब ना पीऊं। और घंटे भर की बात होती थी दोस्तों, रो रहा होता था, 1.5 घंटे बाद शराब की दुकान पे होता था। तो पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि प्रॉब्लम है क्या है ना। और धीरे धीरे जब शरीर पे फर्क पड़ने लगा, लिवर पे फर्क पड़ने लगा, बाकी सारी चीजों पे असर आने लग गया, तो मुझे लगा कि यार ये शराब अब प्रॉब्लम कर रही है। प्रोग्राम में आया तो समझ में आया कि बहुत टाइम लग गया, करीब 6 महीने लगे मुझे प्रोग्राम में आने के बाद भी। तो धीरे धीरे समझ में आया कि यार ये प्रॉब्लम तो एक्चुअली बहुत पहले शुरू हो चुकी। और ये मेरे मन को, चित्त को लगी हुई प्रॉब्लम है, आत्मा को लगी हुई प्रॉब्लम। और ये जो बीमारी है ये मेरी आध्यात्मिक बीमारी है। और आध्यात्मिक बीमारी की वजह से मेरे सोच विचार इस तरीके के हो गए और बाद में उसका मेरा मानसिक अ, ये आ गया, ऑब्सेशन आ गया सर आपका, धीरे धीरे। क्योंकि मैंने उस समय उस आध्यात्मिक बीमारी का कोई इलाज नहीं किया, उसको मैं समझा भी नहीं मैं इलाज कैसे करता। जब कोई चीज जानेगा तब कोई चीज आदमी का इलाज कर पाएगा। तो मैं आध्यात्मिक बीमारी की जगह मैंने उसके लिए शराब पी, तो मुझे लगता था कि वो चीजें जो है जो मेरे मन को अशांत करती थी, जो मेरे चित्त को अशांत करती थी, जहां से मुझे गुस्सा आता था, जो रिजेंटमेंट था, या तो मैं वो रिजेंटमेंट पूरा कर लेता था लोगों के खिलाफ, है ना,
लोगों से बदतमीजी करके, लोगों से लड़ाई झगड़ा करके, लोगों को पूरी बातें कह के, सार्काज्म दिखा के, या मैं उनको इग्नोर कर लेता था क्योंकि बेहोशी की हालत में रहता था। उसके बाद वो मेंटल ऑब्सेशन में चेंज हो गई, और उसके बाद फिजिकल एनर्जी एनर्जी में चेंज। फिर ये रहने लग गया कि मैं चाह के भी 3 4 पैक जो पहले मैं काफी सालों तक जो मतलब कि लिमिट में पीता था, वो डेली उतनी ही क्वांटिटी रहती। लेकिन वो धीरे धीरे ऐसे होने लग गया, जब फिजिकल एनर्जी डेवलप हुई, तो एक पैक के बाद फिर मैं रुक नहीं पाता था जब तक कि मैं उस हालत में ना पहुंच जाऊं कि मैं खुद चाह पी उसके बाद पी ही नहीं सकता ना, बेहोश हो गया, ठीक है, गिर गया, पड़ गया, सो गया, नींद आ गई। आधे आधे पैक बने हुए हैं, है ना, वो फिर 2 घूंट पिए, उसके बाद पी ही नहीं पाए, उठाने की हिम्मत नहीं हुई पैक गिलास उठाने की, इतनी शराब पी। और बेहोश हो गए तो वो आधा पैक बच गया। तो धीरे धीरे समझ में आया कि भाई ये लास्ट स्टेज है जहां पे मैंने बीमारी को पहचाना, या मुझे लगा कि शराब से मुझे प्रॉब्लम। और इसीलिए कहते हैं कि कपटी असमंजस में डालने वाली और शक्तिशाली बीमारी। मतलब कि मुझे पहली दूसरी स्टेज में तो प्रॉब्लम को समझ में नहीं आया, बीमारी के बारे में मालूम ही नहीं पड़ा ना, बल्कि उल्टा उसको लेके चलता था। बीमारी की जगह मैं उसको अपने आप की स्ट्रेंथ समझता था, बीमारी की जगह मैं उसके अपने आप को कॉन्फिडेंस समझता था, अपना फ्रेंड समझता था, मुझे लगता था बहुत कुछ अच्छा हो रहा है मेरे साथ। लेकिन धीरे धीरे जब समझ में आया कि नहीं भैया, अब तो ये लास्ट स्टेज में मैं पहुंच गया, जब बहुत दिनों बाद समझ में आई ये बात, काफी दिन प्रोग्राम में रहने के बाद, कि एक्चुअली ये तपती असमंजस में डालने वाली और शक्तिशाली इसलिए है कि मुझे मालूम ही पड़ता है, या मैं रियलाइज करता हूँ इस बीमारी के बारे में जब मैं बिल्कुल आखिरी स्टेज, आखिरी एडवांस स्टेज में पहुंच जाता हूँ इस बीमारी में, जो कि फिजिकल एनर्जी, जो सामने दिखने लगती है। तब मुझे इस बीमारी के बारे में मालूम पड़ता है। तब मुझे लगता है कि शराब से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तब मुझे लगता है कि शराब ज्यादा हो रही है ना। और तब मैं सोचता हूँ कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो एक तो बीमारी बहुत बढ़ गई, उसके बाद तो मेरे को समझ में आया कि बीमारी तो, ठीक है, 3 स्टेज की बीमारी मेरे को समझ में आया, जो मैंने अपने बारे में अनुभव किया। तो पहला मेरा चित्त, मेरा सोच विचार, मेरा आध्यात्मिक वो मेन है। उसका एक कह सकते हैं कि जैसे कोई भी शरीर में अंग खराब होता है तो कोई वो दूसरे अंग को इफेक्ट करता है, धीरे धीरे दूसरे अंग भी खराब होने लग जाते हैं। वैसे ही मेरा ये ऑर्गन्स बोलेंगे, मैं ऑर्गन बोल देता हूँ। वैसे ही मेरी ये बीमारी थी भाई, बीमारी लगी थी मेरे अध्यात्म को, मेरे चित्त को, मेरे मन को, मेरे आत्मा को। उसने धीरे धीरे मेरा दिमाग खराब किया और फिर लास्ट में शरीर का। तभी हम लोग बोलते हैं, मैंने कई बार सुना कि ये अपना ये आखिरी अदालत है। आखिरी अदालत इसीलिए है क्योंकि एक्चुअली मैं बिल्कुल एडवांस स्टेज में इस बीमारी में, इस प्रोग्राम में आया। तब मैं इस बीमारी को पहचान पाया, तब तक तो बहुत कुछ डैमेज हो चुका था। बहुत कुछ क्या मैं बोलूँ तो शायद सब कुछ डैमेज हो चुका था, है ना। बीमारी अपना पूरा काम कर चुकी थी, ठीक है। और इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ एक ही आदमी है सब शक्तिशाली, वह ईश्वर, जो आपको यहाँ से बचा सकता है ना। कोई भी मानवीय शक्ति हमें हमारे स्वाइपन से छुटकारा नहीं दिला सकती। केवल ईश्वर ही कर सकते हैं, और करेंगे अगर हम लोग। तो इसीलिए ये मेन देखो समझ में आया, क्योंकि भाई मैं बिल्कुल आखिरी में पहुंचा, सब कुछ खत्म करे, बिल्कुल बर्बाद हो गए, रॉक बॉटम। रॉक बॉटम का मतलब मैंने अपने लिए फील किया कि भाई जब मेरी बीमारी स्टेज पे पहुंच गई थी कि उसका कोई इलाज नहीं है। आप, और अगर मैं इसको सांसारिक उसमें भी देखो ना, तो हर बीमारी ऐसी होती है। हर बीमारी के स्टेज होते हैं, चाहे कैंसर हो, चाहे टीबी हो,
चाहे पोलियो हो, अब कोई बीमारी, डॉक्टर बताता है ना, पहली स्टेज है, दूसरी स्टेज है, तीसरी स्टेज है, लास्ट स्टेज है। और ये बीमारी कब की असमंजस में डालने वाली शक्तिशाली इसलिए क्योंकि ये पता ही नहीं चलने देती कि मुझे कोई बीमारी है भाई। मुझे तो आखिरी में जब लास्ट स्टेज आया फिर तब समझ में आता है कि भाई ये कुछ बीमारी है। और वो भी इस प्रोग्राम में आने के बाद। उससे पहले तो मुझे लगता था कि अ, शराब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ज्यादा पी रहा हूँ। प्रॉब्लम यही थी। जब पहली बार मैं रिहैब किया था तो मुझे ये लगा कि मुझे कम पीना सीखना है। मैं समझ ही नहीं पाया कि ये बीमारी इतनी ज्यादा मुझे डैमेज कर चुकी है कि मैं शराब नाम की चीज नहीं पी सकता। शराब तो एक लक्षण है बीमारी मेरी। जो मुझे समझ में आया कि मेरी बीमारी आध्यात्मिक, वो स्पिरिचुअल मैलेडी, ठीक है ना, आध्यात्मिक बैंक्रप्सी, आध्यात्मिक पतन, प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई थी। दोस्तों काफी समय के बाद जब मैं आज अपने आप को देखने की कोशिश करता हूँ, और वो नजरे, या आप बोले कि वो नजर या देखने की शक्ति मुझे प्रोग्राम से मिलती है, आपके भाइयों द्वारा सिखाया गया, प्रोग्राम के द्वारा सिखाया गया, वो चीज मिलता है कि मैं अपने आप को एक्चुअली सही तरीके से देख पाता हूँ। तो मैंने ये रियलाइज किया कि रिजल्टमेंट इज द बिगेस्ट ऑफेंडर। बोला जाता है दोष, संचित क्रोध, ये जो है हमारा बिगेस्ट ऑफेंडर है। ये मेन होता है। और जब मैंने देखा कि क्या मेरे में ऐसा था, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को मतलब बड़ा अच्छा समझता था। और मेरे विचार में मैं बहुत एक दयालु किस्म का आदमी था, है, और सबकी मदद करने की कोशिश करता था, और मैं बहुत अच्छा आदमी था। तो इसी बोलते हैं असमंजस में डालने वाली, है ना, इल्यूजन। वो इल्यूजन में जीता था एक्चुअली। जब मैंने धीरे धीरे देखा तो जो मेरा बचपन अभाव में गुजरा, काफी अभाव में गुजरा, और मैंने काफी मेहनत करके, और भगवान की बहुत असीम कृपा हुई, लेकिन मैं उस समय अपनी मेहनत को ही समझता था। कभी मैंने भगवान की असीम कृपा को नहीं समझा। और उसके बाद में एकदम से अभाव से अबंडेंस की तरफ बढ़ गया। बहुत पैसा, बहुत इज्जत, बहुत रुतबा। तो जो मैं हर आदमी को, मुझे लगता है कि हर आदमी को उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे जैसी या मेरे जैसी लाइफ जीने से पहले, अभी की मेरी लाइफ जीने से पहले, जितनी मैंने की है। अगर कोई उससे कम में आ गया है ना यहाँ पे, तो मैं उसको वो माहौल बना दूंगा उसकी जिंदगी में, कि उसको डेली उतनी ही जिल्लत, उतनी ही तकलीफ, उतना ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मैंने की है। दोस्त ऐसा ये होता है कि दिस इज नॉट अलाउड। वो एक रोष था मेरे मन में। मैंने सालों साल उस दुनिया के साथ निकाला। जो मेरे इन्फ्लुएंसर सर्कल में आ गया, ठीक है, जो मेरे आसपास आ गया दोस्तों, मैंने तो रगड़ दिया, तो प्रॉपर रगड़ दिया। अथॉरिटी थी, पोजीशन थी, रुतबा था, पैसा था, उन सब तक सिर्फ एक गलत थी। कि अगर कोई आदमी का बचपन अच्छा गुजरा है, वो पढ़ लिख के आ गया है यहाँ पे, नहीं नहीं भाई, तू इतनी आसानी से यहाँ आ नहीं सकता। भगवान बनने की कोशिश। अब इसको जब मैंने दूसरी तरीके से देखा तो मैं भगवान बनता था कि तू इतनी आसानी से यहाँ आ गया है, ऐसे चलेगा नहीं तू, है ना, मैं तेरे को बताता हूँ, मैं तेरी जिंदगी उस लायक बनाता हूँ, रुक जा। तो वो एक रिजनमेंट था, काफी सालों तक मैंने किया, और वो मैं पहचान भी नहीं पाती था, कभी जानता भी नहीं।
और वहीं पे दूसरी तरफ भी भगवान बनने की कोशिश करता है। कोई गरीब मिल जाए, कोई ये मिल जाए, तो उसको अननेसेसरी कि मैं इसकी गरीबी मिटा दूं। मैंने गरीबी देखी है, लेकिन मैं इसकी आज इसकी गरीबी मिटा दूंगा। यार, चार पैसे के अगर तुम रोज गरीबी मिटाने के लिए भगवान का लिखा पलटने को तारीख तैयार हो गए, लेवल का रीजन नहीं, इस लेवल की इल्यूजन, इस लेवल का पागलपन, इस लेवल का आध्यात्मिक पतन, ये सोचे नहीं जा सकता। तो ये सब एक रिजल्टमेंट रहा मेरे लिए। काफी दिन मैंने प्रैक्टिस किया दोस्तों। और उसी के लिए मैं धीरे 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 बीमारी का शिकार और होता गया। बीमारी को ही चाहिए ये सब चीजें, रिजल्टमेंट है, गुस्सा है, एंगर है, भगवान बनने की कोशिश है, अपनी मर्जी चलाने की कोशिश है। ये सब बीमारी के लिए फ्यूल का काम करते हैं। फ्यूल मतलब कि इनका ईंधन बढ़ाने का काम करते हैं। इससे बीमारी कम नहीं होती, इससे बीमारी भड़कती जाती है। और ठीक प्रोग्रेसिव डिसीज बोलते हैं ना, है ना, प्रोग्रेस करने वाली, विकासशील बीमारी। तो जितना मैं ये सब चीजें प्रैक्टिस करता हूँ ना, रिजेंटमेंट, गुस्सा, लोगों के प्रति नफरत, ठीक है, अपने आप को समझना, अपना, मैं जो चीज सही समझता हूँ हर आदमी को उसी से गुजरना पड़ेगा। अगर कोई आदमी अलग है तो मैं उसको वो माहौल बना के दूंगा जिंदगी में कि भाई वो उसको उससे गुजरे, है ना। ये चीजें प्रोग्रेस को फास्ट कर देती, जो मैंने अपने जीवन में देखा, बहुत जल्दी और बहुत गहरा कर देती है उस प्रोग्रेस को। धीरे धीरे ये चीज मेरे को समझ में आई। तो ड्रामा आने की काफी दिन बाद समझ में आई। नहीं, कुछ तो लगता था और मैं उसको उल्टा समझता था कि भाई ये आदमी ने मेहनत नहीं की है, मैं उसको रेडी कर रहा हूँ कि आगे ये मेहनत करे। और जो गरीब होता है उसको मैं ऐसा हर साल जो है लोन लेके पैसे देती है, ये चाहिए तुम्हें 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, मैं दूंगा तुम्हें। अरे कुछ 5 लाख से कभी कोई किसी की गरीबी मिटी है क्या दोस्त? लेकिन इतनी अकल नहीं थी यार, करता रहता था ये काम। अपने आप को बड़ा दयालु और ये कर दो, मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जा रहा हूँ। ठीक है, मैं, और आप जैसे ही ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम करोगे, आप कुछ भी कर लो, आप जीत नहीं सकते। इसी के लिए, क्योंकि अभी टाइम भी है आज स्पीकर में, तो मैं कुछ चीजें अपनी कर दूं। मैंने जहां से उसके बाद उस चीजों को प्रत्यक्ष रूप से देखा, वो पहले भी पढ़ी थी या सुनी थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आती थी यार। या उसको मैं अपनी लाइफ में कभी देखता था तो मुझे लगता था कि ऐसा मेरे साथ कभी कुछ हुआ नहीं है कि ये मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देख पाऊँ। और आज लगता है कि यार ऐसा ही तो हुआ जिंदगी में। भगवान श्री कृष्ण मेरे समझ के ईश्वर, और मैं कर्ण के बीच की एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से बोला युद्ध से पहले कि अंगराज, देखिए, जिस चीज का आपका अधिकार है, उसके लिए लड़ना चाहिए, जिस चीज का आपका अधिकार नहीं है उसके लिए नहीं लड़ना चाहिए। तो कर्ण ने पूछा कि सर इसका मतलब? बोले देखिए, एक जो नदी पर्वतों से निकलती है, पतली सी धारा होती है जल, ठीक है, उसको समुद्र में जाके मिलना होता है। समुद्र का उस नदी पे अधिकार है। लेकिन अगर कोई पर्वत बीच में, उसको पर्वत इतना बड़ा, वो पतली सी धारा, अगर कोई पर्वत उसको रोकने की कोशिश करेगा बीच में, तो पर्वत को टूटना पड़ेगा। तो अंगराज ने उनसे पूछा कि सर आप मेरे को पर्वत की दुर्बलता के बारे में बता रहे हैं या नदी की प्रबलता के बारे में बताना चाह रहे हैं? ये सार्कास्टिक क्वेश्चन था कृष्ण से। तो कृष्ण ने एक बहुत सुंदर लाइन में जवाब दिया
यंगराज, मैं आपको नदी की नियति समझा रहा हूँ। नियति नहीं, गॉड्स विल। अगर उस पानी की धारा के लिए ईश्वर की इच्छा है कि वो समुद्र में जाके मिलेगी, तो समुद्र में जाके मिलेगी। उसके बीच में 10 पहाड़ आ जाए, वो 10 पहाड़ को टूटना पड़ेगा। हूँ मैं पहाड़ का, देखो, पहाड़ बनने की कोशिश करता हूँ। मुझे लगा नदी है, क्या कर लेगी मेरा। बात नदी की नहीं है, बात उसकी पावर की नहीं है भाई। बात उसकी नियति की है, गॉड्स विल की है। कि गॉड्स विल क्या है उस नदी के लिए, उस चीज के लिए। अगर मैं उसके रास्ते में आऊंगा तो चाहे मैं कुछ भी हूँ, कुछ भी मतलब कुछ भी, मेरे को टूटना पड़ेगा, बिखरना पड़ेगा। तो ये एक पागलपन, और आप बोल सकते हैं कि बेवकूफी का लेवल था जो मैंने अपनी बीमारी में देखा। तो बीमारी के बारे में इतना ही समझ पाया कि ये एक्चुअली 3 स्टेज की बीमारी है। तीन स्टेज की बीमारी है, सॉरी, माफी चाहूंगा। पहला है आत्मा को लेकर बीमारी, और वहां से ये बीमारी शुरू होती है। उसके बाद मेंटल ऑब्सेशन, है ना, मानसिक दबाव। ठीक है, मानसिक दुर्बलता, मानसिक दुर्बलता। उसके बाद फिर शारीरिक एलर्जी। और शारीरिक जब तीसरी स्टेज है, लास्ट स्टेज में, तो एक्चुअली तब मैं प्रॉब्लम को देखता था। और इस प्रोग्राम की खासियत क्या है, मैं जो समझा अपने लिए, कि ये प्रोग्राम मुझे वो आंखें देता है कि मैं जो इस बीमारी को पहली स्टेज में देख पाऊं, या कोई भी और बीमारी जो मेरी इस तरीके की पहली स्टेज है ना, आत्मा से रिलेटेड, जो मेरे बाकी जिंदगी के सारे पहलू इम्पैक्ट करती है। जो मेरे जिंदगी के बाकी सारे पहलू इम्पैक्ट करती है दोस्तों, मेरा आगे का भविष्य डिसाइड करती है। वो मैं देख, वो आंखें देता है ये प्रोग्राम। हमारे यहाँ एक सीरीज इंस्ट्रक्शन में ना, अपने अंदर गहराई में देखना, वो आता है। तब मैं इस बीमारी को पहले स्टेज से देख पाया। और देखिए ये सब मैंने तो हर जगह देख, और मेरे ख्याल से आप सभी सहमत भी होंगे कि बीमारी जितनी जल्दी मालूम पड़ जाए और जितनी जल्दी उस पर काम करना शुरू करे, उतना आसान होता है फुल ट्रीटमेंट। आज मैं क्यों कहता हूँ कि मैं एक बार का शराबी हमेशा शराबी, ऐसा नहीं है कि मैंने जो अपना अनुभव बता रहा हूँ, मेरे खुद के विचार हैं पूरी तरीके से। ये मेरा खुद का अनुभव है कि ये बीमारी कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा एक बार का शराबी हमेशा का शराबी। बात यह है कि मैं तब तीसरे स्टेज पे पहुंच जाता हूँ, तो रिवर्स करना नामुमकिन है। हर चीज का एक स्टेज होता है ना। ठीक है। मैं हर चीज का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग के बाद वो गैस में कन्वर्ट करने का, मेटल तक का भी एक पॉइंट होता है। आप बॉइलिंग पॉइंट से लेके वापस मेटल बना सकते हो ठंडा करके, लेकिन एक बार गैस बन गया ना, तो नहीं बन सकता मेटल वापस। ठीक है। एक्चुअली मुझे इस बीमारी के बारे में मालूम ही मेरे तीसरे चौथे और आखिरी स्टेज में मालूम पड़ता है, जहां पे ये वापस से कन्वर्ट नहीं हो सकती। लेकिन इस प्रोग्राम में आने से, एक तो ये आगे बढ़ने से मैं इसको रोक सकता हूँ एक दिन के हिसाब से। वो आंखें मिलती हैं, वो कह सकते हैं अप्रोच या दृष्टिकोण मिलता है, आप भाइयों के बीच में रह के, समझ के, प्रोग्राम का अनुसरण करके। तो और जो लगने वाली है ना भाई, उससे बचता हूँ। और इस चीज
जी दोस्तों, और इस चीज को एक्सेप्ट करने में सक्षम हो बस। संदीप जी आप म्यूट हो गए। सॉरी। तो इस चीज को एक्सेप्ट करने में सक्षम हो पाता हूँ कि भाई अब ये गैस बन गया है या मेटल का उदाहरण है, तो ये भाप में चेंज हो चुका है, गैस में चेंज हो चुका है। अगर शरीर का उदाहरण लें तो मेरा पैर कट चुका है। ठीक है, आम का उदाहरण लें और किसी प्राकृतिक चीज से, तो आम का अचार बन चुका है। क्योंकि हम उस स्टेज पे पहुंच गए जहां से हम वापस कन्वर्ट नहीं कर। ऐसा नहीं है कि आम का अचार जो है वो एक बार में बन जाता है। उसके बीच में चार स्टेज होते हैं, वो चार प्रोसेस होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, जब चौथा प्रोसेस है ना, तब वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि अब वापस आम नहीं बन सकता। उससे पहले तो हल्दी लगा के रखा जाता है ना आम को काट के। ठीक है, अगर उस स्टेज पे मुझे मालूम पड़ जाए कि मुझे अचार नहीं बनाना, आम वापस बनाना है, मैं उसको धो के वापस आम बना सकता हूँ उससे। जो मैंने अपने बारे में समझा, तो एक तो ये चीज जो मैंने बीमारी के बारे में दोस्तों सीखा, वो मैंने आपको अपना अनुभव बताया। उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ समझ पा रहे होंगे। तो मैं अभी एक बार रोकने की कोशिश करता हूँ, और मैं आपको कुछ प्रश्न अगर हो, कोई इसमें क्वेरी हो, कोई चीज मैं भूल गया हूँ, कुछ आप उसके बारे में ज्यादा, या कोई चीज अधूरी छोड़ दी हो मैंने अपनी बात में, तो मैं चाहूंगा कि आप कुछ अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, कुछ और जानना चाहते हैं इसके बारे में, जो अगर मुझे मालूम है तो मैं जरूर शेयर करूंगा। तो अपन मुझे एक बार 2-3 मिनट के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। ओके संदीप जी आपने इसका अर्ली रिकवरी में जो चाहिए था हमें। हेलो। है जी। हाँ जी। आपका जो आवाज आ रही है अर्षदा? हाँ जी आ रही है। आपका अर्ली सोब्राइटी टूल्स के बारे में भी आप थोड़ी बात करने वाले थे जी। हाँ, मैं वही कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ, अभी मैं 2 मिनट के लिए रुका हूँ कि अभी तक की जो बीमारी के बारे में मैंने अपना बताया है, कि कोई भाई, कोई किसी भाई का कोई प्रश्न है, कुछ क्वेरी है, कोई संशय है, या कोई चीज उनको लगा कि ये चीज मैंने अधूरी छोड़ दी, तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं। उसका जवाब देके मैं अर्ली सोसाइटी टूल्स की तरफ आगे बढ़ता हूँ दोस्त। कोई भाई कुछ पूछना चाहेंगे दोस्तों? थैंक यू। तो आप लोग आगे बढ़ते हैं अर्ली सोसाइटी दोस्तों। देखिए, जब इस प्रोग्राम में आया तो सबसे पहले तो मेरे को एक चीज समझ में, जो मुझे लगा कि मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, और जब तक वो बात मैंने नहीं समझी, तब तक काम आगे बढ़ा नहीं। है ना, 6 महीने 7 महीने मैं करीब प्रोग्राम में रहा, आता रहा, जाता रहा, रिलैक्स होता रहा। और वो बात ये थी कि सोब्राइटी विल नॉट ओपन डोर्स ऑफ हेवन फॉर मी, बट ओपन द डोर ऑफ हेल टू कम आउट। क्योंकि मैं इतना परेशान हो चुका था सोब्राइटी से, ए सॉरी, दारूबाजी से, है ना, अल्कोहल से, शराबीपन से, इतना मेरा पतन हो चुका था। परंतु मुझे उस समय सिर्फ केवल भौतिक पतन नहीं दिखता था, शारीरिक, पैसा, रिश्ते, यही पतन दिखता था। ये आध्यात्मिक और आत्मा का और मन का पतन तो बहुत दिन बाद दिखा, समझ में आया कि एक्चुअल नुकसान तो वहां हुआ है यार, ये नुकसान तो कुछ भी नहीं है, कभी भी रिकवर हो। तो तो जब मैं शुरू शुरू में सोब्राइटी या प्रोग्राम को फॉलो करने की कोशिश भी कर रहा था ना, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन सोबर रहता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार महीने बाद सोबर रह लेगा, मुझे लगा कि दुनिया पलट जानी चाहिए यार। मैं वहीं पे वापस आ जाना चाहिए जहां से मैंने शुरू किया था, जहां से मेरी बीमारी शुरू हुई थी, जहां से मेरा पतन शुरू हुआ था। मैं ये समझा ही नहीं कि मुझे सालों साल लग जाए इस पतन में, तो रिकवरी में भी टाइम लगेगा। नंबर 1। नंबर 2,
कि रिकवरी मेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे नहीं खोलती दोस्त। मुझे वो नॉर्मल आदमी की तरह जीवन सिखाती है। और नॉर्मल आदमी का जीवन जो है, हर आदमी का जीवन संघर्ष भरा है, चैलेंजेस भरा है, प्रॉब्लम्स है, सब कुछ है। जीवन का नाम ही है प्रॉब्लम्स। मैं क्या है, मैं प्रॉब्लम्स देखता हूँ। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो मुझे पसंद नहीं है वो मेरे लिए प्रॉब्लम है, समस्या है। ठीक है। प्रॉब्लम एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक होती है, मेरे लिए व्यक्तिगत होती है। वही सिचुएशन अब मैं कभी कभी सोचा भी बाद में मैंने, कि अगर जैसे आप, मैं एग्जांपल लेता हूँ, आज मुझे मेरी गाड़ी खराब हो जाए भाई साहब। ठीक है। मुझे ऑटो से जाना पड़े ऑफिस, या मुझे साइकिल से जाना पड़े ऑफिस 10 किलोमीटर। भाई मैं तो रो रो के बवाल काट दूंगा, बर्बाद हो गया, ये हो गया, पन्ना हो गया, लिखना है, इतनी प्रॉब्लम। हे ईश्वर आप क्या कर रहे हो। ठीक है। अरे गांव में हजारों लोग, इसी शहर में हजारों लोग डेली 5-6 किलोमीटर दूर जाते हैं काम करने, पैदल करने। आप उनसे बोल दो कि आज तुम्हें ऑटो करा देता हूँ या साइकिल दे देता हूँ, वो सिचुएशन उसके लिए स्वर्ग जैसी हो जाएगी, मेरे लिए प्रॉब्लम जैसी है। सिचुएशन सेम है भाई, कोई अंतर नहीं। उसके भी दो हाथ है, दो पैर है, मेरे भी दो हाथ दो पैर है। कोई मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ, वही गर्मी टेम्परेचर उतना ही बाहर है। लेकिन व्यक्तिगत पसंद नापसंद से कोई एक सिचुएशन प्रॉब्लम ना प्रॉब्लम में चेंज हो जाती है। तो धीरे धीरे ये हम कोई चीज एक्चुअली एग्जिस्ट करती नहीं है, ये मेरी पसंद नापसंद पे डिपेंड करता है। जो चीज मुझे पसंद नहीं है वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। जो आदमी पसंद नहीं है वो आदमी खराब है। जो खाना पसंद नहीं है वो टेस्टी नहीं है, बेस्वाद है। जो सिचुएशन पसंद नहीं है वो समस्या है। पहली चीज मेरे स्पॉन्सर ने बताई थी कि भाई ये तेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे नहीं खोलेगा, ये तेरे लिए उस नर्क के दरवाजे खोलेगा जिस नर्क में तू जी रहा है, ताकि तू उससे बाहर आ सके ना, नॉर्मल लाइफ जी। ये मेरे लिए बहुत काम किया। जब तक मैं ये समझा नहीं था तब तक वो बाबा रिलैक्स हुआ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन वही मैं बोलूंगा आध्यात्मिक इतना ज्यादा था कि मुझे लगता था कि जब मैंने शराब बंद कर दी है पीनी, तो मैंने पता नहीं भगवान पे और सबसे कितना बड़ा एहसान कर दिया। नाउ व्हाई दे आर नॉट गेटिंग इन लाइन विद मी। वो मेरे साथ काम क्यों नहीं कर रहे, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे यार। मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, मैं भगवान से बोला था ये होना चाहिए, हुआ नहीं। वो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं शराब नहीं पी रहा हूँ। वो चीज मुझे बार बार रिलैक्स की तरफ ले जाती थी दोस्तों। फिर बहुत छोटे छोटे बेसिक टूल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो मेरे को मेरे स्पॉन्सर ने शुरू में बताए थे कि एक तो कुछ चीजें हमें डेली करनी है, जो हमें मुझे करनी चाहिए। नंबर एक, प्रेयर। प्रेयर शुरू में मैं प्रेयर करता था दोस्तों, तो मुझे एक्चुअली उसमें वो नहीं आता था। मतलब जिससे बोलूंगा कि मैं उसको दिल से कर नहीं पाता था, बहुत कोशिश करता था। तो मैंने अपने स्पॉन्सर के साथ शेयर किया कि सब मैं करता तो हूँ प्रेयर, लेकिन बोले टाइम लगेगा यार, टाइम लगेगा तो, है ना। फिर उन्होंने मुझे एग्जाम्पल दिया कि और भी बहुत सारे, तो सब मेरे को जो अच्छी चीज लगती थी, एग्जाम्पल बहुत रियलिस्टिक होते थे जो अगल बगल में डेली देखता था। कोई पुराना नट है जंग लगा हुआ, खोलना है, एक बार में खुल जाता है, फर्क तक नहीं पड़ता उससे एक बार में। आप ड्रिंच लगाओगे, हथौड़ा मारोगे, कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या खुलेगा नहीं? खुलेगा। जब आप पहली बार भी उस पर हथौड़ा मारते हो ना, उस पर असर होता है, लेकिन अब मुझे दिखता नहीं है वो असर, क्योंकि मेरे पास वो दृष्टि नहीं है, वो दृष्टिकोण नहीं है। तो प्रेयर डेली मुझे करनी है। उन्होंने एक बड़ा अच्छा इसका फिर मेरे को सोल्यूशन दिया, फेक इट टिल यू मेक इट। कि जब तक तुम
असली में नहीं करते थे तो तुम नाटक करो वो काम करने का यार। लेकिन करना जरूरी है डेली। जब करोगे एक्शन इज द मैजिक, तो धीरे धीरे यू विल बी एबल टू मेक इट। आप धीरे धीरे वो सही में करने लगे। प्रेयर एक ऐसी चीज है जो, रीड ए लिटरेचर एवरी डे विदाउट फेल। हमें ए लिटरेचर डेली बेसिस पे पढ़ना है, सिर्फ एक पेज, दो पेज, 4 लाइन, 10 लाइन, क्योंकि शुरू शुरू में लोगों को पढ़ना नहीं चाहिए, अच्छा लगता है। मेरा तो क्या फालतू का काम है, बोर नहीं लगता था मैं। यहाँ भी दृष्टिकोण का गेम है। जो पैराग्राफ मुझे लगता था कि बिल्कुल फालतू का, इसमें कुछ सीखने लायक नहीं है, आज वो पैराग्राफ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उसके ऊपर थीसिस लिख सकता हूँ, क्योंकि दृष्टिकोण, दृष्टि मिली, वो समझ मिली उस पैराग्राफ को पढ़ के, उसमें लिखे हुए संदेश को जानने की। वो कैसे मिली? ईश्वर की असीम कृपा, आप सब भाइयों का अनुभव शक्ति, आस्था है इसमें, अनुभव है, उसकी वजह से। लो प्रोफाइल जीना है, क्योंकि वही है, एक बार मैं वापस से हाई प्रोफाइल में जाता हूँ दोस्तों, तो फिर तो मोर एंड मोर का प्रॉब्लम है। रेगुलर ए मीटिंग अटेंड करना है, क्योंकि कुछ चीजें उन्होंने मुझे लगी, ए मीटिंग में क्या होता है कि भाई तू हर स्टेज को डेली देखता है। जो मैं जीवन जी रहा हूँ अभी, वो एक पर्टिकुलर स्टेज में पर्टिकुलर पॉइंट पे जी रहा हूँ। तो मेरा खुद का पॉइंट है ना, मतलब खुद का अनुभव बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन जब मैं मीटिंग में आता हूँ ना, आप अगर अपन लोग 12 लोग हैं, 13वें हमारे बीच में ईश्वर है, हम 12 स्टेजेस सुन सकते हैं दोस्तों। 12 स्टेजेस का अनुभव ले सकते हैं लाइव, अगर हर आदमी अपने करंट स्टेज की बात करे। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो मैं मुझे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का ज्ञान मिलता है। और जब एक मनुष्य का वो है, व्यवहार है, कि जब मेरे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है, मैं ज्यादा जानता हूँ, तो मुझे डर कम लगता है। और डर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी बीमारी में, क्योंकि आध्यात्मिक पता नहीं होता है, विश्वास नहीं है। तो ये मीटिंग मेरे लिए डेली के हिसाब से मेरा स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक करता है। तो मीटिंग्स, एक ही मीटिंग फिजिकल एंड ऑनलाइन अब तो साधन है, तुम्हें जरूर होना चाहिए। हमें लॉयल ऑनेस्ट होना है, ऑनेस्टी। तो हाउ का प्रोग्राम है, HOW। मतलब हम अगर प्रोग्राम की शुरू की रिकवरी की बात करें, तो सबसे पहले तो हम इस प्रोग्राम को ज्वाइन कैसे करें? HOW, हाउ। ठीक है, मतलब ऑनेस्टी, ओपन माइंडनेस एंड विलिंगनेस, ये 3 इंग्रेडिएंट्स है, ये मुझे अपनाने पड़ेंगे ताकि मैं रिकवरी स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, ये रिकवरी नाम के इंजन के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनके बिना काम नहीं चले। बाकी के बिना हो सकता है कि एक बार इंजन इंजन स्टार्ट हो जाए, या मुझे कुछ और करने को भी मिल जाए। लेकिन ये 3 जरूरी है दोस्तों, हाउ, है ना? ऑनेस्टी, ओपन माइंडनेस एंड, मुझे समझना पड़ेगा हॉल्ट, HALT। मुझे हंगरी नहीं रहना, खा पी के रहना। मैंने अपने आप को जरूर ये चीज देखी कि जब भी मुझे शराब पीने का अंदर से मन रहता था, भले ही मैं ऊपर से बोलता हूँ मुझे शराब नहीं पीनी है, मैं कोशिश करता था कि मैं कुछ भी ना खाऊं, पेट खाली रखूं, ताकि शराब अंदर जाती। क्योंकि जब भी मैं खाना खा लेता था, तो मेरी शराब की क्रेविंग कम हो जाती थी, या मेरी शराब पीने की कैपेसिटी खत्म हो जाती थी। तो ये जानबूझ के मेरे को लगता था कि मुझे भूख नहीं लग रही, बल्कि भूख लग रही होती थी। तो खाना खा के रखना है, गुस्सा नहीं करना है, अकेले नहीं रहना है, और थकान नहीं रखनी है, हॉल्ट, HALT, हॉल्ट। कुछ 5D बोला जाता है, प्रैक्टिस ऑफ 5D। डिले, जब 1 डे एट अ टाइम का अगर हम बात करें, तो वो क्या है? एक प्रकार से डिले करना, किसी से डिस्कस करना है, तो जो कि मीटिंग्स है, डिस्कशन के लिए 1-to-1 शेयरिंग है, स्पॉन्सर है,
ये सारी चीजें हमारे क्या है, ये हमारे टूल्स ऑफ डिस्कशन है। डिले, डिस्कस, डाइवर्ट, हमें अपना दिमाग, अपनी सोच किसी तरफ ले जानी है, क्रेविंग हटाने के लिए, मेंटल ऑब्सेशन कम करने के लिए। और पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए, लिक्विड्स, ताकि पेट भी भरा रहे ना, हर समय बहुत ज्यादा खा नहीं सकते आप। तो पानी, और डीप ब्रीदिंग, गहरी सांसें, ध्यान। ध्यान बेसिकली प्रार्थना और ध्यान। 7 S हम वो एक चीजें मानते हैं। तो ये भी हमें इनिशियल टूल में बहुत हेल्प करती है। इसमें भी 3 4 7 S लिखे हुए हैं जो हमें डेली बेसिस पे ध्यान देने चाहिए। सर्निटी प्रेयर क्योंकि अपन लोग डिस्कस कर चुके हैं। शेयरिंग इनटू मीटिंग जो हम डिस्कस कर सकते हैं। शेयरिंग केवल अपनी नहीं, अपनी तो कहनी ही कहनी है, दूसरों की शेयरिंग ध्यान से सुनना है। लर्न टू लिसन, लिसन टू लर्न। स्लोगन्स, ये जो छोटे छोटे स्लोगन्स है, वन लाइन है, ये बहुत काम करते हैं। वन डे एट अ टाइम, फर्स्ट थिंग डज द डैमेज। ठीक है। एक्शन इज अ मैजिक वर्ड। ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें बहुत काम करते हैं हमें डेली बेसिस पे, इन स्लोगन्स को याद रख, क्योंकि ये इम्पैक्टफुल रहती है। ऐसे ये कैची वर्ड्स है जो मेरे माइंड और सोल को एकदम से झंझोड़ देते हैं। ठीक है। तो उससे मैं शराब की क्रेविंग से और अपनी सोसाइटी मेंटेन में हेल्प पाता हूँ। सुपर पावर, हायर पावर, स्पॉन्सर, स्टेप्स एंड सर्विस, ये 7 S है जो हमें करने हैं। फिर से बोलता हूँ एक बार, सेलेंटी प्रेयर, शेयरिंग, स्लोगन्स, सुपर पावर, स्पॉन्सर, स्टेप्स एंड सर्विस। हम एक 4A है तो बहुत जरूरी है, शायद हाउ से बहुत कुछ कनेक्टेड है। अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, एक्शन एंड एटीट्यूड। ये चारों चीजें बहुत जरूरी है। अवेयरनेस, मुझे मालूम तो होगी मुझे बीमारी के, मेरे को तो मालूम ही यार, लास्ट स्टेज में पड़ा था। और वो भी मैं सोचता था कि ज्यादा शराब पीना, डायग्नोसिस ही गलत थी। अब डायग्नोसिस गलत है तो आप सभी लोग, ज्यादा अपन लोग नॉर्मल व्यवहार में तो बड़ी सब कॉमन सेंस है, डायग्नोस गलत है तो आदमी मरेगा ही मरेगा यार, उसको कोई दवाई, आप ठीक दवाई नहीं दे पाओ। तो अवेयरनेस, करेक्ट अवेयरनेस होनी जरूरी है। एक्सेप्टेंस, कितनी बार क्या होता है, डॉक्टर बता देगा यार तुम लोग कैंसर है, बेवकूफ हो गया तुम, मैंने आज तक कभी शराब नहीं पी, आज तक कभी सिगरेट नहीं पी, आज तक तंबाकू नहीं खाया, आज तक मसाला नहीं खाया, मुझे कैंसर है, बेवकूफ हो गया तुम। बहुत लोग ऐसा करते हैं। एक्सेप्टेंस जरूरी है। एक्शन, भाई ये सारी चीजें कैसे करेंगे जब तक एक्शन नहीं। एवरीथिंग, सेलेनिटी प्रेयर इज एक्शन, शेयरिंग इज एक्शन, स्लोगन रिमेम्बरिंग एंड चैंटिंग स्लोगन इज एक्शन, फेथ इज सुपर पावर और हायर पावर इज एन एक्शन एंड एटीट्यूड, दृष्टिकोण। 5 C's अगर हम एक, वो भी बोला जाता है, कॉन्फिडेंस, कन्फेशन, कन्विक्शन, कन्वर्जन एंड कंटिन्यूएशन। डेली का काम है भाई, प्रोग्रेस की बात करते हैं, परफेक्शन की बात है। दिस इज अ लाइफस्टाइल। मेरे बहुत, मेरे सर ने मुझे बताया था, सोसाइटी इज नॉट कि समथिंग, नॉट कि आज मैं कर लूंगा और खत्म हो जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। रिकवरी इज नॉट समथिंग कि कोई एक टास्क है, आप चाहे लंबा ले लो, चाहे तो 1 साल करना है, 4 साल करना है, 5 साल करना है, ऐसा कुछ है नहीं। और ये कोई अलग सी चीज भी नहीं। 12 स्टेप प्रोग्राम ये कोई अलग सी चीज नहीं है। मैंने एक बार बिल का एक बहुत सुंदर रूप पढ़ा था कि डू नॉट मेक 12 स्टेप अ प्रोजेक्ट। ठीक है। इट इज, you need to do it every day, since uh, right from waking up in the morning and going to the bed, you practice all 12 steps daily. ठीक है, इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। तो सेपरेट अलग से नहीं, उसके अलग से समझने के लिए हम प्रोग्राम को लेते हैं या स्पॉन्सर से बात करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, कहाँ का अप्लाई होता है, ताकि इतनी बुद्धि नहीं। लेकिन दिस इज अ लाइफ स्टाइल यार, इसमें कोई अलग से एफर्ट की जरूरत नहीं है। जब बोलते हैं ना, ये वे ऑफ लाइफ। ठीक है।
ये जीने जीने जीना जिंदगी जीने का तरीका है। तो ठीक है। अवॉइड थ्री सी, तीन चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए: कंप्लेंट, क्रिटिसाइज एंड कंडेममेंट। कंप्लेन नहीं है, बहुत समय से दिन भर तो हम जिंदगी भर तो मैं कंप्लेन करता है भगवान से, आदमी से। क्रिटिसाइज किसी के लिए बुरा नहीं करना, हर आदमी तो ईश्वर ने बनाया है। अब मैं किसी भी आ, ईश्वर के किसी भी क्रिएशन की अगर बुराई करता हूँ, आज मेरा आपका किया हुआ काम, मेरा किया हुआ काम कोई खराब बोलता है, कितना खराब लगता है। हाँ, मेरा मन करता है छापड़ मारूं मिला के चले। और मैं दिन भर ईश्वर के किए हुए काम को, उसकी बनाई हुई कृतियों को, उसकी बनाई हुई चीजों को मैं गाली बकता रहता हूँ। उसको बुरा नहीं लगेगा यार? सिंपल सी बात है। तो ये तीन, कंप्लेन, क्रिटिसाइज, कंडेमनेट, ये हटाना चाहिए। इसकी जगह हमें केयर एंड कंसर्न, कंट्रीब्यूशन, कंपैशन, ये चीज डेवलप करनी चाहिए। एक दो और चीजें छोटी मोटी मैं आपको बताता हूँ जो मेरे स्पॉन्सर ने मेरे साथ शेयर की थी, मुझे अच्छा लगता है। जैसे उन्होंने फियर के एफ मेरे को बताए थे, बहुत अच्छे बताए थे उन्होंने, चार बताए थे मेरे को। फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, ये हम शराब पीने के समय में करते हैं। फियर का मतलब फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, हाँ जाओ सिचुएशन से, भूल जाओ। मुझे भूलना है, मुझे याद ही नहीं रखना है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं उसको फेस नहीं कर पा रहा हूँ। फिर दूसरा फियर, फ्यूचर इवेंट्स अपियरिंग रियल। वो मुझे ऐसा अपने आप ही सोच लेता है, ऐसा होगा ऐसा होता होगा भाई। लोग कहते हैं कि आप अगले दिन का भविष्य नहीं देख सकते, मैं तो अगले जन्म का भविष्य देख लेता था जब शराब पीता था। अब यही फॉरगेट एवरीथिंग एंड नन की जगह हमें करना क्या है दोस्तों? फेस एवरीथिंग एंड रिकवर, रिकवर, हर चीज का सामना करना है ईश्वर की कृपा से, एक्शन से, प्रेयर से, लिटरेचर से, 12 कदमों का अनुसरण करना। तो ये चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अगर कोई भाई को कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, तो बिल्कुल स्वागत है। मैं अपनी शेयरिंग यहीं पे इस समय के लिए समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ मेरे जीवन के अनुभवों से, या जितना मैंने अभी तक जाना है, कुछ समझ में जरूर आया होगा। बाकी आप लोग का बहुत बहुत सारा आभार है दोस्तों, मुझे बोलने का मौका देने के लिए, इतने प्यार से, इतने शांति से मुझे सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार।